नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। तो अभी हम इसके एसएससी के सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने सभी जितने भी आज क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका एनालाइज कराने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन बाकी हैं तो आप अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम पीडीएफ में है वो ऐड करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आज पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितनी दूर भाला फेंका था। तो इसका सही उत्तर होगा, डायमंड लीग है उसमें 88.67 मीटर है वो जेवलिंग थ्रो फेंका था। और ये डायमंड लीग है वो दुबई में समाप्त से हुई थी। और बात करें इसके बारे में तो भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में लुसाने चरण में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 87.66 मीटर का थ्रो करने के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो इसका सही उत्तर होगा, एक स्वर्ण पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने है वो 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल, 2 रजत पदक और 3 है वो जो 4 है वो कांस्य पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष की गई। तो इसका सही उत्तर होगा, 61वें संविधान संशोधन में इसकी उम्र है वो 21 से 18 की गई। और इसके बारे में बात करें तो इसका यह अनुच्छेद 326 में संविधान संशोधन करके लागू होता है। तो संविधान संशोधन किस में होता है, 326 में संविधान संशोधन हुआ था। और बात करें तो इस यह विधेयक है वो 15 दिसंबर 1988 को लोकसभा में पारित हुआ था। तो 61वां संविधान संशोधन है वो 1988 में हुआ था। और 20 दिसंबर 1988 को बिल राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और 1989 को राष्ट्रपति विक्रमन ने स्वीकार किया था। और यह विधेयक है वो 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। जिन प्रधानमंत्री ने मतदान की उम्र है वो 21 से 18 वर्ष की गई वो थे राजीव गांधी। तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि उम्र बिठाई थी वोट देने की उस समय प्रधानमंत्री भारत में कौन थे। तो उसका उत्तर होगा राजीव गांधी। भारत में लोकसभा के पहले आम चुनाव है वो 28 अक्टूबर 1951 से 28 फरवरी 2052 के बीच 1952 के बीच में हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने वहाँ यहाँ पे पॉइंट डाला है कि भारत में पहले लोकसभा के आम चुनाव कब हुए थे। तो 1951 से 1952 के मध्य पहले लोकसभा के आम चुनाव हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि समान काम के लिए समान पुरुष और महिला को समान वेतन है वो दिया जाएगा, यह किस अनुच्छेद के तहत मिलता है। तो इसका उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 39D में मिलता है। और इसके बारे में और जाने तो इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित कराने, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का संवितरण सुरक्षित कराने, धन और उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रण रोकने, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन सुरक्षित कराने और कर्मकारों के स्वास्थ्य के लिए समान समान आगे है ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा, केरल में ओणम मनाया जाता है। बात करें ओणम के बारे में तो ओणम का उत्सव है वो चिगम या सिंघम या सिंहम मास में भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह 10 दिनों तक चलता है। और हाल ही में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में पहली मेथनॉल संचालित बसों का अनावरण किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा बेंगलुरु। और बात करें इसके बारे में तो उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन है वो नितिन गडकरी ने बेंगलुरु ने पहली मेथनॉल संचालन बसों का अनावरण किया। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी BMTC, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कंपनी IOC
और अशोक लीलैंड के सहयोग से बेंगलोर में पहली मेथनॉल स्थलित बसों का अनावरण किया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी वर्तमान में कौन सी पोस्ट पे हैं, तो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन का एकलक रूप क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ग्लूकोज। और बात करें तो इसके बारे में, तो ग्लाइकोज है वो अल्फा ग्लूकोज या एकलकों का बहुलक है। ग्लूकोज जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित रहता है। इसमें 30,000 ग्लूकोज अणु या एक या 4 अल्फा ग्लूकोसाइड से बंध द्वारा जुड़े होते हैं, जबकि इसकी शाखा है वो एक से 6 ग्लाइकोसाइड बंधों द्वारा जुड़ी हुई होती है। यह आयोडीन विलयन के साथ लाल रंग देता है। अगला क्वेश्चन है कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा विजयालय है वो चोल वंश के संस्थापक थे। और बात करें इसके बारे में, तो विजयालय है चोल ने 850 ईस्वी पूर्व में पहले शासन की स्थापना की थी। इसके बाद विजयालय चोल के बेटे आदित्य प्रथम ने 870 ईसा पूर्व सत्ता संभाली और साम्राज्य का विस्तार किया। अगला क्वेश्चन है कि ढीमसा नृत्य किस राज्य के जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश के जनजाति के द्वारा है वो ढीमसा नृत्य। ढीमसा या धीमसा एक ही बात है, वो नृत्य किया जाता है। और इसके बारे में बात करें तो यह मुख्य रूप से पोरछा जनजाति द्वारा किया जाता है। पोरछा मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के विजाग जिले के आदिवासी इलाकों में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति है वो उड़ीसा के कोरापुट जिले में हुई थी। ढीमसा नृत्य को विशाखापट्टनम का आधिकारिक नृत्य माना जाता है। यह मुख्य रूप से शादी के अवसरों में किया जाने वाला नृत्य है। और मोरी, किरड़ी, तुड़ुम, डप्पू और जोडू कोमुलू ढीमसा नृत्य के मुख्य जुड़े उपकरण हैं। और बात करें जैसे राज्य से नृत्य पूछते हैं तो आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण नृत्य के बारे में बात करें तो लंबानी, आंध्र नाट्यम, कोलातम, विलासिनी नाट्यम, ये अगर पूछे जाएंगे आपसे प्रश्न तो इन्हीं 4 में से पूछे जाएंगे आंध्र प्रदेश के। अगला है कि हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं, तो डेमन, चोलम्बा डांस और कायाकामाला ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। अगला है मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्य, तो गिरडा डांस, मटकी नृत्य, फूलपति नृत्य ये मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। अगला है अरुणाचल प्रदेश के, तो अजीलामू, हिरी खानिंग और पासी कोगकी ये है वो अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। एक क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और आपसे ये पूछे कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा महादेव गोविंद रनाडे है वो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक श्री सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1970 में वो उन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। बात करें अन्य व्यक्ति जिनके बारे में प्रश्न पूछते हैं, तो सोनल मानसी के बारे में जाने, तो सोनल मानसी है वो उड़ीसा के एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। यह शास्त्रीय नृत्य उड़ीसा सी है सम्मिलित है, जिसकी उत्पत्ति है वो उड़ीसा में हुई थी। तो आपसे ये सोनल मानसी का प्रश्न भी पूछ लिया गया है बहुत बार, आगे पूछ सकता है। अगला है कि एलम एडिरा देवी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और शिक्षिका है, जिन्हें मणिपुरी के शास्त्रीय नृत्य शैली में उसकी विशेषज्ञता और विद्वता के लिए जाना जाता है। तो एलम एडिरा देवी ये भी बार बार पूछ लिया गया है। और महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है। तो क्षत्रिय नृत्य विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। क्षत्रिय नृत्य है वो असम से संबंधित है। असम के जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य है उनमें से एक क्षत्रिय नृत्य भी शामिल है। तो आपसे श्रीमंत शंकरदेव, एलम एडिरा देवी और शरण मान सिंह के बारे में बार बार पूछते हैं, तो इनके बारे में हमने रिविजन किया है, तो आपसे ये पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा 17.72%। और बात करें इसके बारे में, तो भारत की जनसंख्या वृद्धि है वो 1951 से 2001 के बीच है वो 21.15 की तुलना में 2001 से 2011 के बीच घटकर 17% हो गई थी। तमिलनाडु को छोड़कर बाकी राज्यों की विकास दर में गिरावट दर्ज की गई थी। तो आपसे 2 क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गए हैं। कहीं पे आपको 17.64 मिलेगा, 17 कहीं पे 17.72 मिलेगा। 2 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं कि 2001 से 2011 के बीच में वो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई थी,
और 1991 से 2001 के बीच में वो इतनी हुई थी। तो कंपेरिजन में 2011 से 2001 वाली वो ज़्यादा हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया है वो उसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। बात करें इसके बारे में, तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जाघर है जहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होता है और रासायनिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और आप सभी जानते हैं ग्लूकोज सूत्र है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया वो विखंडन करती है ग्लूकोज का। अगला है कि अरविंद पारिख का संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका सही उत्तर होगा, एक मिनट, सितार वादक हैं ये महान। और बात करें इनके बारे में, तो इन्होंने है वो 1994 से 1997 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संगीत परिषद जो कि यूनेस्को के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। वह प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद विलायत खान के शिष्य हैं। तो इनका ये पूछ सकते हैं कि ये अरविंद पारिख है वो शिष्य किनके हैं, तो विलायत खान के शिष्य हैं। उन्हें 1997 में गुजरात राज्य संगीत नाटक अकादमी द्वारा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2003 में संगीत नाटक के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और उन्होंने 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो आपसे आगे इनमें से एक पॉइंट बन सकता है कि अरविंद पारिख को है वो पद्म भूषण कब मिला था, तो 2018 में पद्म भूषण मिला था इन्हें। और बात करें भारत के जो सितार वादक हैं, महान सितार वादक, उनके बारे में बात करें तो आपसे इंस्ट्रूमेंट वादक के बारे में बहुत पूछते हैं कि इंस्ट्रूमेंट वादक से कौन संबंधित है, तो हम इसको बात करते हैं। आपका ये यहाँ से क्वेश्चन पक्का क्लियर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से, अगर आपने यहाँ से देख लिया तो आपका ये क्वेश्चन कन्फर्म से हो जाएगा। तो भारत के उल्लेखनीय सितार वादक के बारे में बात करें तो रविशंकर, विलायत खान, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर और निखिल बनर्जी, ये भारत के प्रमुख सितार वादक हैं। आगे बात करें तो भारत के उल्लेखनीय तबला वादक के बारे में बात करें तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, संदीप महाराज, ये प्रसिद्ध तबला वादक हैं। और बात करें तो बांसुरी वादक हैं, उनके बारे में बात करें तो के भास्करन, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, TR महालिंगम, N रमणी, ये भारत के महान बांसुरी वादक हैं। और बात करें तो भारत के उल्लेखनीय शहनाई वादक के बारे में बात करें तो बिस्मिल्लाह खान, अनंतलाल, कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, ये भारत के प्रमुख शहनाई वादक हैं। अगर आपसे इंस्ट्रूमेंट वादक के बारे में बात पूछेगा क्वेश्चन, तो 100% इन्हीं में से ही पूछेगा। ये चार जो है परीक्षा में बार बार इनसे पूछते हैं, तो मैंने यहाँ पे बात किया, इंक्लूड किया इनको, तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा इसको। एक क्वेश्चन था कि राजकोषीय घाटा से संबंधित प्रश्न था। कुछ क्वेश्चन तो हमें क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन इतना था कि राजकोषीय घाटा से संबंधित प्रश्न था। अगर आपको क्वेश्चन का पता है तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बात करें राजकोषीय घाटे के बारे में, तो बजट में वो 3 प्रकार से घाटे का ब्यौरा मिलता है: राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। तो राजस्व प्राप्तियां और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियों का योग सरकार के कुल व्यय से कम होता है, तो वह राजकोषीय घाटा कहलाता है। यह राजकोषीय घाटा की परिभाषा है। वैसे बजट में 3 प्रकार के घाटे होते हैं: राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। एक क्वेश्चन था कि एंटोनियम ऑफ जेनोरियस यानी जो कि उदार होता है, तो इसका विलोम शब्द होगा वो सेल्फिश यानी स्वार्थी, और ईगो सेंट्रिक, वो भी स्वार्थी होता है। तो ये था आज का हमारे सेगमेंट का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंग्लिश के, मैथ के वगैरह कुछ क्वेश्चन पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, ताकि हम PDF में उन क्वेश्चन को इंक्लूड कर देंगे। दोस्तों ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।